ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपको अल्टरनेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर के कुछ सवाल करवाएंगे और देखते हैं इन सवालों को आप अच्छे से समझ पाते हो या नहीं। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं और आ भी सकते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को, इसके थ्योरी को समझना जरूरी है ताकि इस टाइप के और भी सवाल आए तो आप कर ले जाओ। शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि अल्टरनेटर को अत्यधिक उत्तेजित ओवर एक्साइटेड कहा जाता है जब वह कैसे कार्य करता है। एक अल्टरनेटर को कब कहा जाता है ओवर एक्साइटेड? जब वह कार्य कब करता है, बताइए। एन अल्टरनेटर इज कॉल्ड over excited. An alternator is called over excited when it works at unity power factor, lagging power factor, लीडिंग पावर फैक्टर या जीरो पावर फैक्टर। ये सवाल है कि अल्टरनेटर जो है आपका वो ओवर एक्साइटेड कब कहा जाएगा, जब उसका पावर फैक्टर कैसा होता है। बताइए। अल्टरनेटर इज कॉल्ड ओवर एक्साइटेड व्हेन इट्स पावर फैक्टर इज यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग या जीरो। तो अल्टरनेटर का केस मोटर का अलग होता है। आइए मैं डायग्राम बनाता हूं। अगर मैं वी कर्व बनाऊं मोटर के लिए, तो आपको पता है ये होती है फील्ड करंट, ये होती है आर्मेचर करंट, और वी कर्व कुछ ऐसे बनता है। ये होता है आपका नॉमिनल एक्साइटेशन, जहां पावर फैक्टर 1 होता है। इधर पावर फैक्टर लैगिंग होता है और अंडर एक्साइटेड केस होता है, अंडर एक्साइटेड वाला। निम्न उत्तेजित अवस्था है ये, निम्न उत्तेजित। और ये लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ये क्या है? लीडिंग पावर फैक्टर। और ये है ओवर एक्साइटेड। ये है अंडर एक्साइटेड, ये है ओवर एक्साइटेड। ये अंडर एक्साइटेड, ये है ओवर एक्साइटेड। अति उत्तेजित, ये निम्न उत्तेजित। यहां पे इसको बोलते हैं नॉमिनल एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नॉमिनल एक्साइटेशन। नॉमिनल एक्साइटेशन, सामान्य उत्तेजित।
ये मैं मोटर के लिए बना रहा हूं अभी, जनरेटर के लिए नहीं। यहां पे पावर फैक्टर 1 होता है, यूनिटी पावर फैक्टर, एकाकी सप्त गुणांक। इधर अंडर एक्साइटेड, इधर ओवर एक्साइटेड, पावर फैक्टर इधर लैग, इधर लीड, और ये नॉमिनल एक्साइटेशन, और यहां पे आपका जो पावर फैक्टर होगा यूनिटी होगा। क्या होगा? यूनिटी। अगर ये मोटर होता तो ये मोटर का डायग्राम है। ये क्या बनाया हमने? वी कर्व बनाया है मोटर के लिए, वी कर्व फॉर मोटर। ये वी कर्व किसके लिए है? मोटर के लिए है। वी कर्व है मोटर के लिए, लेकिन मुझे बनाना किसके लिए? जनरेटर के लिए। तो अगर ये पूछता कि मोटर ओवर एक्साइटेड होता है तो उसका पावर फैक्टर कैसा होता है, तो अगर मोटर के लिए सवाल होता कि मोटर ओवर एक्साइटेड होता है अति उत्तेजित, तो उसका पावर फैक्टर लीड होता है। अगर मोटर होता और उसका पूछता ओवर एक्साइटेड के केस में अति उत्तेजित अवस्था में पावर फैक्टर कैसा होता है, तो आप बोलते लीड। लेकिन यहां मोटर नहीं बल्कि जनरेटर है। क्या पूछा है? जनरेटर। तो जनरेटर के लिए अगर आप वी कर्व बनाओगे तो जनरेटर के लिए पता क्या अंतर होगा? जहां लैग वहां लीड, जहां लीड वहां लैग आ जाएगा। ये तो मोटर के लिए था। अगर मुझे जनरेटर के लिए बनाना हो तो क्या करूंगा मैं? सिंक्रोनस जनरेटर के लिए जहां लैग वहां लीड कर दूंगा, और जहां लीड वहां लैग कर दूंगा। लैग, लैग मतलब पश्चगामी, पिछड़ता हुआ। लैग मतलब पश्चगामी, पिछड़ता हुआ। लीड मतलब अग्रगामी, आगे बढ़ता हुआ। अग्रगामी, आगे बढ़ता हुआ। ये जनरेटर के लिए वी कर्व बना दिया हमने। अल्टरनेटर के लिए या सिंक्रोनस जनरेटर के लिए वी ग्राफ। अब आप बताइए, एक अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कहा जाता है, उसका पावर फैक्टर कैसा होगा? ओवर एक्साइटेड में पावर फैक्टर लैग, ओवर एक्साइटेड में पावर फैक्टर लैग। तो ओवर एक्साइटेड पावर फैक्टर लैग, लैग मतलब पिछड़ता हुआ। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल ये है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बताइए सभी लोग। अंकित, सचिन, अशोक, अनंत देव, राम प्रसाद, जयशंकर, नवीन, बताइए सभी लोग। ये सवाल है कि व्हेन द स्पीड ऑफ एन अल्टरनेटर इज चेंज फ्रॉम 3600 आरपीएम टू 1800 आरपीएम, द जनरेटर ईएमएफ विल बिकम अप्रोक्सीमेटली। आपको पता है अल्टरनेटर में क्या करते हो आप? अल्टरनेटर में आप मैकेनिकल इनपुट देके घुमाते हो। अल्टरनेटर में आप मैकेनिकल इनपुट देके, यांत्रिक इनपुट देके घुमाते हो किसी स्पीड से, तो कुछ वोल्टेज पैदा होता है। क्या पैदा होता है? वोल्टेज। तो जो भी ईएमएफ पैदा होता है या जो भी वोल्टेज पैदा होता है आपका, जो भी ईएमएफ या वोल्टेज पैदा होता है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको वोल्टेज कह लो आप, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। स्पीड, स्पीड मतलब चाल जो है उसके समानुपाती होता है। जो वोल्टेज आपका आता है ना, जनरेटर वोल्टेज पैदा करता है, सिंक्रोनस जनरेटर, या ईएमएफ पैदा करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो स्पीड या चाल के समानुपाती होता है। अब अगर स्पीड पहले 3600 थी और बाद में स्पीड कितनी हो गई? 1800, स्पीड आधा हो गई कि नहीं? स्पीड 3600 से 1800 हो गई, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। भाई ऐसे भी कर सकते हो आप कि ईएमएफ जो है, ईएमएफ जो है ई स्पीड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। यहां से आप ये भी लिख सकते हो E1 बटे E2 बराबर N1 बटे N2। 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 जहां पहले स्पीड N1 है तो ईएमएफ E1 है,
फिर बाद में स्पीड n2 है तो ईएमएफ E2 है, स्पीड n1 है ईएमएफ E1 है, स्पीड n2 है तो ईएमएफ E2 है। क्लियर? और वैसे देख करके तो पता चल ही रहा है, स्पीड पहले 3600 थी, बाद में 1800 हो गई, तो अगर स्पीड 3600 से 1800 यानी आधी हुई तो ईएमएफ आधा हो जाएगा। या चाहो तो यहाँ रख लो, पहले स्पीड को 3600 रखो, बाद में 1800 रखो, ईएमएफ देख लो कितना हो गया, ईएमएफ आधा हो जाएगा। देख के तो लग रहा है आधा, हाफ। बोलो सचिन, कोई दिक्कत है क्या? जितनी तेजी के साथ आप घुमाओगे रोटर को, अल्टरनेटर के रोटर को जितनी तेजी के साथ घुमाओगे उतना ज्यादा वोल्टेज पैदा करेगा अल्टरनेटर, और अगर धीरे धीरे घुमाओगे तो कम वोल्टेज पैदा करेगा अल्टरनेटर, और अगर घुमाओगे ही नहीं तो कोई वोल्टेज पैदा करेगा ही नहीं अल्टरनेटर। और घुमाते किससे अल्टरनेटर के रोटर को? अल्टरनेटर के रोटर को घुमाते हैं टरबाइन की मदद से, टरबाइन घूमती है और उससे जुड़ा होता है। ये सवाल है, द मैग्नेटिक फील्ड इन एन अल्टरनेटर इज डेवलप्ड इन द, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी प्रत्यावर्तक में, अल्टरनेटर में, वो कहां पैदा होता है? बताइए। मुकुल, गुड 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 मॉर्निंग मुकुल, गुड मॉर्निंग। मुकुल बोल रहे हैं सर मेरा मैसेज आप नहीं पढ़ रहे हैं। कई बार कुछ मैसेज रह जाते हैं, आंखों के सामने आते हैं मगर नजर नहीं जाती। बताइए। देखो अल्टरनेटर में क्या करते हो आप रोटर लेते हो, रोटर ऐसे रोटर ले लिया, ये रोटर है, और फिर स्टेटर है, मान लीजिए ये स्टेटर है, स्टेटर वाइंडिंग है। क्या करते हैं, रोटर पे फील्ड वाइंडिंग लपेटते हैं। क्या लपेटते हैं? फील्ड वाइंडिंग रोटर पे लपेटते हैं। लपेट दिया, फील्ड वाइंडिंग लपेट के क्या करते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, तो डीसी सप्लाई दे दिया, रोटर लिया, फील्ड वाइंडिंग लपेट दिया, लपेट दिया फील्ड वाइंडिंग, फिर डीसी सप्लाई दे दिया, वीडीसी, डीसी सप्लाई दिया, यहाँ पे क्या दिया, डीसी सप्लाई। जब डीसी सप्लाई देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगी, कौन सी करंट? फील्ड करंट, आईएफ। एक करंट फ्लो करेगी जिसको फील्ड करंट बोलते हैं, वो करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगी, और जब फील्ड करंट फ्लो करेगी तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल होगा। बोलो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है और वो साउथ पोल की तरफ जाता है, ऐसे ही तो कहानी होती है, नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल की तरफ जाता है। आप अल्टरनेटर को, अल्टरनेटर के रोटर को घुमाते हो प्राइम मूवर से या टरबाइन से जुड़ा हुआ है, जब ये घूमता है, जब ये घूमता है, घूमता है, जो फ्लक्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है वो फ्लक्स स्टेटर वाइंडिंग से पास होता है और बदलता है। तो अगर स्टेटर वाइंडिंग से पास होने वाला फ्लक्स बदल रहा है, ये न्यूट्रल है मान लीजिए, ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है, और ये न्यूट्रल है। जब ये घूमता है और इसका फ्लक्स जो नॉर्थ से साउथ जा रहा है वो फ्लक्स इस स्टेटर वाइंडिंग से पास होता है और बदलता है, वो फ्लक्स इस स्टेटर वाइंडिंग से पास होता है और बदलता है, तो इसकी वजह से इसमें ईएमएफ आता है, फैराडे के नियमानुसार, फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग इसमें ईएमएफ आ जाता है। सवाल ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कहाँ आई? मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पे रोटर में, रोटर के ऊपर आपने क्या किया है, फील्ड वाइंडिंग लपेटी है, और फील्ड वाइंडिंग लपेट के आपने इसको डीसी सप्लाई दिया, जब डीसी सप्लाई दिया तो फील्ड करंट गई, फील्ड करंट गई तो यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ पोल आ गया। जो फील्ड फ्लक्स आता है या जो फील्ड पैदा होती है या जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कहाँ आती है? रोटर में। कहाँ आती है? रोटर में, रोटर में। ठीक, एक सवाल और है ऐसा ही, मैं आपको बताता हो चलता हूं इसी के साथ। ये सवाल है कि टू ऑब्टेन हायर टर्मिनल वोल्टेज थ्री फेज अल्टरनेटर्स आर जनरली कनेक्टेड। उच्च टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए आमतौर पर थ्री फेज अल्टरनेटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है?
देखो, आप ये चाहते हो कि जो आपका अल्टरनेटर है उसके जो स्टेटर वाइंडिंग है, जिसको कि आर्मेचर वाइंडिंग भी बोलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज पैदा करे, हाई वोल्टेज पैदा करे। इसलिए उस स्टेटर वाइंडिंग को किस में कनेक्ट करेंगे? स्टार में करेंगे, डेल्टा में करेंगे, या शॉर्ट करेंगे, या ओपन करेंगे, क्या करेंगे? तो देखो इस डायग्राम को देखो, आप समझ में, अल्टरनेटर है, ये रोटर है, इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग लपेटी गई, डीसी सप्लाई दी गई, तो यहाँ से करंट गई, तो नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। जब पोल यहाँ पैदा हो जाएंगे तो यहाँ से यहाँ फ्लक्स ऐसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ फ्लक्स जा रहा है, और जब फ्लक्स जा रहा है और फिर इसको घुमाते हैं मैकेनिकल इनपुट देके, यांत्रिक इनपुट देके, मान लीजिए टरबाइन से जोड़ करके इसको घुमाते हैं। जब ये घूमता है तो इसका फ्लक्स इसके स्टेटर वाइंडिंग से पास होता है, और फ्लक्स पास होता है और बदलता है, इसलिए इसमें ईएमएफ आ जाता है फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे के नियमानुसार। और जब इसमें फैराडे के नियमानुसार जब किसी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स बदलता है तो उसमें ईएमएफ आ जाता है, विद्युत वाहक बल आ जाता है, वो आ गया। अब अगर ये डेल्टा होता तो डेल्टा में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होते, जो भी वोल्टेज आता उतना ही मिलता। यहां पे क्या है कि यहां पे जो वोल्टेज मिलेगा वो फेज वोल्टेज मिलेगा इसके क्रॉस, इसको हम नाम दे देते हैं फेज वोल्टेज, वीपी। ये फेज वोल्टेज है, जो वोल्टेज यहां मिलेगा, ये आर है और ये न्यूट्रल है, या वाई है और न्यूट्रल, वाई और न्यूट्रल के बीच में मिलेगा, या बी और न्यूट्रल के बीच में फेज वोल्टेज मिलेगा। और एक वोल्टेज यहां इसके बीच में मिलेगा, जिसको लाइन वोल्टेज कहेंगे, वीएल। क्या मिलेगा? लाइन वोल्टेज। इसके बीच, या इसके बीच, या इसके बीच की वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। किसको कहते हैं लाइन वोल्टेज? आर वाई या वाई बी या आर बी के बीच में। फेज वोल्टेज किसके बीच, किसके बीच को कहते हैं? आर और एन के बीच, या वाई और एन के बीच, या बी और एन के बीच, यानी क्या? न्यूट्रल। तो ये तो फेज वोल्टेज मिला और लाइन वोल्टेज मिला। अब अगर आप देखो जो टर्मिनल पे किनारे पे वोल्टेज मिला है लाइन वोल्टेज, स्टार में क्या रिलेशन होता है? स्टार में होता है लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज। लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज। ये जो लाइन वोल्टेज आपका है ये क्या है? √3 इंटू फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज इंटू √3 के बराबर है। लाइन वोल्टेज क्या है? फेज वोल्टेज इंटू √3 के बराबर है। तो अगर आपका फेज वोल्टेज मान लीजिए 100 है तो लाइन वोल्टेज 100 इंटू √3 मिलेगा। ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ये डेल्टा होता, अगर क्या होता, ये डेल्टा होता, मान लीजिए यहां अगर ये डेल्टा होता तो डेल्टा में ये फेज वोल्टेज और ये लाइन वोल्टेज, लाइन और फेज वोल्टेज बराबर होता। ये फेज वोल्टेज होता, ये लाइन वोल्टेज होता, दोनों क्या होता? बराबर। ये फेज वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज, दोनों बराबर होता। ये फेज वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज, दोनों बराबर होता। ये फेज वोल्टेज, ये लाइन वोल्टेज, दोनों बराबर होता। तो अगर फेज और लाइन वोल्टेज बराबर होता तो ज्यादा वोल्टेज कहां से मिलता? मगर स्टार में क्या है? जितना फेज वोल्टेज है उसका √3 टाइम्स मिलेगा लाइन वोल्टेज, √3 गुना बढ़ के लाइन वोल्टेज मिलेगा, यानी ज्यादा वोल्टेज मिलने के आसार किसमें? स्टार में। इसीलिए हम वाइंडिंग को ज्यादातर स्टार में कनेक्ट करके रखते हैं हाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हाई वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम स्टार में जोड़ के रखते हैं। अगर फेज वोल्टेज जितना है उसमें √3 टाइम्स, √3 क्या 1.7, लगभग 1.7 गुना मिलेगा लाइन वोल्टेज। जितना भी फेज वोल्टेज होगा उसका 1.7 गुना मिलेगा लाइन वोल्टेज, क्योंकि √3 लगभग 1.7 के आसपास होता है। तो आपसे जो सवाल पूछा गया था वो ये है कि हायर टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त करने के लिए वाइंडिंग को नॉर्मली किस में कनेक्ट करते हैं? तो स्टार में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि स्टार में क्या होता है? लाइन वोल्टेज जो आपको मिलता है टर्मिनल पे वो √3 होता है इसका फेज वोल्टेज का, यानी जो भी फेज वोल्टेज होगा उसमें √3 चूड़ा करने पर जो आएगा, जो कि ज्यादा ही आएगा, वो लाइन वोल्टेज होगा। ठीक है, क्लियर है कहानी? चलिए, ये सवाल है सैलियन पोल रोटर यूज्ड फॉर, समुन्नत ध्रुव रोटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये तो पता है सैलियन पोल का इस्तेमाल लो स्पीड के लिए करते हैं, धीमी गति के लिए, कम स्पीड के लिए। सैलियन पोल में व्यास यानी डायमीटर ज्यादा होता है। सैलियन पोल में जो एक्सियल लेंथ है, जो अच्छी लंबाई है, वो कम होती है। सैलियन पोल में पोल की संख्या भी ज्यादा होती है, सैलियन पोल में ज्यादा पोल्स बनते हैं। सिलिंड्रिकल की बात करें तो सिलिंड्रिकल रोटर यानी बेलनाकार रोटर को ज्यादा स्पीड के लिए यूज किया जाता है, और बेलनाकार रोटर की जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो कम होता है, लेकिन उसकी जो लंबाई है बेलनाकार रोटर की वो ज्यादा होती है। और बेलनाकार रोटर या सिलिंड्रिकल रोटर में
पोल्स भी कम बनते हैं। ठीक, तो आपसे पूछा सैलिएंट पोल रोटर कहाँ यूज करते हैं? लो स्पीड जनरेटर विद मोर नंबर ऑफ पोल्स, लो विद लो मोर नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स ज्यादा होते हैं, ये ए ऑप्शन सही है। सैलिएंट पोल रोटर में पोल की संख्या ज्यादा होती है, ज्यादा पोल बनते हैं, कई सारे पोल्स बनते हैं। उसका डायग्राम ही ऐसे होता है, ऐसे कुछ ऐसे है ना रोटर। ऐसे कई सारे पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, कई सारे पोल्स होंगे। ऐसे कई सारे पोल्स होते हैं। अगला सवाल ये है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ एन अल्टरनेटर, एक अल्टरनेटर का जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज पैदा होता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, बताइए। ईएमएफ कैसे बढ़ाओगे किसी अल्टरनेटर का? क्या मैसेज किया है मुकुल? मुकुल, लक्ष्मी, सचिन, बताओ ईएमएफ अल्टरनेटर का कैसे बढ़ा सकते हो? देखो, एक अल्टरनेटर में जो वोल्टेज आता है, ईएमएफ आता है, उसका क्या फार्मूला मैं लिख रहा हूं। ये देखो आपका, ये है आपका रोटर, ये क्या है आपका रोटर, इसके ऊपर आपने लपेट दिया पोल्स, फील्ड वाइंडिंग लपेट दिया आपने, फील्ड वाइंडिंग लपेट के डीसी सप्लाई दे दी आपने। और जब डीसी सप्लाई आप दोगे इसको लपेट के, ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये मान लीजिए साउथ पोल है, ये क्या है नॉर्थ पोल, या साउथ पोल, डीसी सप्लाई आपने दे दी है। तो नॉर्थ से फ्लक्स निकलेगा, साउथ की तरफ जाएगा, ऐसे फ्लक्स निकलेगा नॉर्थ से और ये फ्लक्स साउथ की तरफ जाता है। इधर से निकल रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगा फ्लक्स। आपका स्टेटर होगा, ये चारों तरफ स्टेटर होगा, मैं स्टेटर वाइंडिंग यहां बना दे रहा हूं, ये मान लीजिए स्टेटर वाइंडिंग है। ये स्टेटर वाइंडिंग है। तो जब आप इसको घुमाओगे, अल्टरनेटर के रोटर को जब घुमाया जाएगा टरबाइन से जोड़ के, चाहे प्राइम मूवर से, किसी भी चीज से तो घुमाया जाएगा, तो इसका फ्लक्स घूमेगा, नॉर्थ से साउथ जो जा रहा है वो फ्लक्स इससे पास होगा और बदलेगा, इसमें क्या आएगा ईएमएफ आएगा, इसमें ईएमएफ आएगा। ठीक, यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं, और इसके बीच में जो वोल्टेज आएगा उसको लाइन वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन वोल्टेज। ये मान लीजिए आर फेज है, ये मान लीजिए वाई फेज, और ये मान लीजिए बी फेज। ये आर है, वाई है, बी है, ये फेज वोल्टेज है और ये लाइन वोल्टेज है। ठीक,
सवाल क्या है हमारा? सवाल है कि ईएमएफ कैसे बढ़ा सकते हैं। ईएमएफ का फार्मूला पहले देखो। इसमें जो पर फेज ईएमएफ आएगा, एक फेज में से इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें पर फेज ईएमएफ जो आता है उसका फार्मूला है 4.445 F इंटू N इंटू KP इंटू KD। ईएमएफ पर फेज का ये फार्मूला है, ये पर फेज ईएमएफ है। एक फेज में जो वोल्टेज आएगा वो प्रति फेज विभव, प्रति फेज विभव यानी एक फेज का जो विभव है वो ये है। पर फेज यानी प्रति फेज का जो विभव है वो ये है। इसमें फाई क्या है? फाई फ्लक्स पर पोल, इस एक पोल से जो फ्लक्स निकल रहा है वो है। ऐसे कई सारे और पोल होंगे भाई, कई सारे पोल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? कई सारे पोल हो सकते हैं ऐसे, कई सारे पोल हैं आपके पास, 1 2 3 4, कई सारे पोल हैं आपके पास और सारे पोल से फ्लक्स निकल रहा है। मान लो नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, तो एक पोल से जो फ्लक्स निकल रहा है वो फाई है। ऐसे 4 पोल है तो चारों से मिलकर कोई फ्लक्स निकलेगा, तो एक पोल से निकलने वाला फ्लक्स जो है फाई है। फ्लक्स पर पोल क्या है? फाई। फाई क्या है? फाई है फ्लक्स पर पोल, प्रति पोल फ्लक्स। प्रति पोल फ्लक्स क्या है? फाई। और एफ क्या है? जो ईएमएफ आया है स्टेटर वाइंडिंग के क्रॉस, जो ईएमएफ यहां पे पैदा हुआ है वो एसी वोल्टेज है ना, हाँ उसकी फ्रीक्वेंसी है। जो एसी वोल्टेज पैदा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। उत्पन्न विद्युत वाहक बल उत्पन्न विद्युत वाहक बल की आवृत्ति, यह है एफ। फाई हो गया, एफ हो गया। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न। एक फेज का अगर ईएमएफ निकालो तो एक फेज में कितने टर्न है? हमारी एन टर्न है, इसमें एन टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, टर्न्स पर फेज, एक फेज में कितने टर्न है? प्रति फेज टर्न की संख्या, प्रति फेज टर्न की संख्या। जैसे इसमें टर्न्स कितने हैं वो एन हो गया। फ्लक्स, एक पोल से कितना फ्लक्स निकल रहा है, और एफ क्या है? जो भी वोल्टेज यहाँ एसी आया उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। केपी और केडी, ये जब आप वाइंडिंग पढ़ोगे ना अच्छे से तो हाँ बताया जाएगा, मैं ही बताऊंगा आपको। केपी होता है पिच फैक्टर, केडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो अभी इसके बारे में नहीं बताएंगे, वाइंडिंग के बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो समझ में आएगा। मैं लिख दे रहा हूं मैं नाम बस। केपी जो है इसको बोलते हैं पिच फैक्टर, कई कई जगह इसको केसी भी लिख देते हैं, और केडी है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वितरण गुणांक या गुणक, और ये है पिच फैक्टर। क्या है ये सब बात की बातें, अभी फार्मूला पे याद रखो। ये डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण गुणक, पिच फैक्टर, टर्न, फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स पर पोल, एक पोल से फ्लक्स, और 4.44 तो एक नियतांक है, कांस्टेंट है। ये ईएमएफ का फार्मूला है। अब आप यहां पे देखो, आपसे सवाल पूछा क्या गया है कि आपको ईएमएफ बढ़ाना है अल्टरनेटर का, तो क्या करें? वोल्टेज कम कर दें, कैपेसिटर लगा दें, इंडक्टर लगा दें। फ्लक्स इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग फील्ड रेगुलेटेड, फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं, यही ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या है? देखो, फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाने का मतलब यह है फील्ड करंट को कम ज्यादा करके, फील्ड करंट को कम ज्यादा करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं।
फील्ड को रेगुलेट करने का मतलब समझ रहे हो, फील्ड करंट को कम ज्यादा करके या फील्ड करंट को बढ़ा करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं। ये आप देखो, ये ईएमएफ बढ़ेगा कब, ये ईएमएफ आपका बढ़ेगा अगर ये फ्लक्स बढ़ेगा। ये फ्लक्स अगर बढ़ाऊं मैं तो ईएमएफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ने से बढ़ेगा, ये घटने से घटेगा। ये क्या है फ्लक्स, ये फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है, जो फ्लक्स आपका नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रहा है, ये तो फ्लक्स है। ये फ्लक्स बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये घटेगा, ये घटेगा। तो आपका जो फ्लक्स है जो निकल के यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां निकल के जा रहा है, यहां से यहां निकल के जा रहा है, ये जो फ्लक्स नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रहा है, ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें कितनी करंट आप दे रहे हो। अगर फील्ड वाइंडिंग में ज्यादा करंट दोगे तो ज्यादा फ्लक्स आएगा, फील्ड वाइंडिंग में कम करंट दोगे तो कम फ्लक्स आएगा। तो फील्ड वाइंडिंग में जाने वाली करंट को कम ज्यादा करके फील्ड फ्लक्स को कम ज्यादा किया जा सकता है। यहां पे आपको ईएमएफ को बढ़ाना है, ईएमएफ को बढ़ाने का मतलब फ्लक्स को बढ़ाना है, और अगर फ्लक्स को बढ़ाना है तो जाने वाली करंट को बढ़ाना पड़ेगा। यानी इसमें जाने वाली फील्ड करंट को बढ़ा करके आप फ्लक्स को बढ़ा सकते हो, और फ्लक्स को बढ़ा करके आप ईएमएफ को बढ़ा सकते हो। तो फील्ड करंट को रेगुलेट करने का मतलब है चेंज करना, रेगुलेट करने का मतलब बदलना, चेंज करना। तो फील्ड करंट को रेगुलेट करके या फील्ड को रेगुलेट करके या एक दो फील्ड करंट को बढ़ा करके हम फील्ड फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं, और अंततः या फाइनली ईएमएफ को बढ़ा सकते हैं। तो वही है, फ्लक्स इज इंक्रीज बाय कीपिंग फील्ड रेगुलेटेड। कि अगर ईएमएफ बढ़ाना है तो क्या करो, फ्लक्स को बढ़ा दो। और फ्लक्स कैसे बढ़ाएंगे, बाय कीपिंग फील्ड रेगुलेटेड। ठीक, ये बढ़ाओ ये बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन। कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ऐसे ही मिलता जुलता एक सवाल और। ये सवाल है, इन एन अल्टरनेटर द आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड पर फेज इज। किसी अल्टरनेटर में आरएमएस वैल्यू क्या होगी ईएमएफ की पर फेज। यानी जो मैंने फार्मूला लिखा है ना, यही फार्मूला ही पूछ लिया उसने। बस आरएमएस वैल्यू ही लिखी जाती है। जो एसी वोल्टेज होता है ना, उसकी आरएमएस वैल्यू लिखी जाती है। जो वोल्टेज लिखा है मैंने, ये पर फेज वोल्टेज है, और वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है। एसी वोल्टेज पैदा होता है, जो एसी वोल्टेज पैदा होता है उसकी आरएमएस वैल्यू ही है वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान ही है, ये फार्मूला है। देखो, टी टर्न के लिए यूज किया है इन्होंने। टी मतलब है टर्न, नंबर ऑफ टर्न। पाई फ्लक्स के लिए यूज किया है। टर्न के लिए मैं एन यूज कर लेता हूं, उन्होंने टी यूज किया है। केसी इन्होंने पिच फैक्टर के लिए यूज किया है। पिच फैक्टर को वैसे केपी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इन्होंने केसी ले लिया है पिच फैक्टर के लिए। पिच फैक्टर क्या है बाद में पढ़ोगे आप। और केडी होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। केडी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। वितरण गुणांक या वितरण गुणक। और फाई हो गया, टी हो गया, केडी केसी हो गया, सब तो हो गया। बाकी 4.44 है ही। तो आपने क्या फार्मूला पढ़ा है, 4.44 फाई एफ एन के पी के डी। एफ नहीं है क्या, एफ भी है, एफ फ्रीक्वेंसी है। एफ क्या है, एफ फ्रीक्वेंसी है। देखो 4.44 फाई एफ एन के पी के डी। 4.44 फाई एफ एन के डी के सी के डी, यही सही है।
ठीक है, नंबर ऑफ टर्न भी होना चाहिए। इसमें टी है, इसमें टर्न है ही नहीं, इसमें केडी केसी है, फाई है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो आपका जो सही आंसर है जिसमें सब हो कि 4.445 इंटू एफ इंटू एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, टी के सी इंटू के डी, के सी मतलब केपी, केपी इंटू के डी, ए ऑप्शन। टी मतलब टर्न, के सी मतलब पिच फैक्टर, जिसको केपी भी लिखते हैं, के डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वितरण गुणांक, फाइव फ्लक्स, एफ फ्रीक्वेंसी, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेथड ऑफ इंप्रूविंग द पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को कैसे सुधारा जा सकता है? स्टैटिक कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर जो रुका हुआ है उसका इस्तेमाल करके, जी हाँ कर सकते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर, जी हाँ सिंक्रोनस कंडेंसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है? जब आपका एक सिंक्रोनस मोटर होता है, नो लोड यानी शून्य भार पर होता है और ओवर एक्साइटेड रीजन में होता है, अति उत्तेजित अवस्था में, यानी सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड इन ओवर एक्साइटेड रीजन is called synchronous condenser and it can be used to improve the power factor। जब आपका तुल्यकालिक मोटर शून्य भार पर और अति उत्तेजित अवस्था में होता है तो उसको सिंक्रोनस कंडेंसर या तुल्यकालिक संघनित्र कहते हैं, और उस केस में उसको पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिंक्रोनस कंडेंसर कह लो, सिंक्रोनस कैपेसिटर कह लो, या सिंक्रोनस फेज मॉडिफायर भी उसके ही कह देते हैं। बाकी यूज ऑफ फेज एडवांसर, फेज एडवांसर का भी इस्तेमाल पावर फैक्टर सुधारने के लिए ही करते हैं, पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए। तो चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, इन तीनों का इस्तेमाल पावर फैक्टर को बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ये सुधारने के लिए करते हैं। तो हमारा जो आंसर है ना, क्या है आंसर? ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन है। ऑल ऑफ द अबव, डी, डी ऑप्शन। अगला सवाल ये है कि वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर में बी नेगेटिव व्हेन, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब हो सकता है? तो देखो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है कुछ ट्रांसफार्मर जैसी ही कहानी इसमें भी है। बताइए, बताइए इसका आंसर। देखो अगर आपने जो लोड लगा रखा है, अगर लोड का पावर फैक्टर भार का जो शक्ति गुणांक है अगर
लैगिंग है, लैग है, पश्चगामी है, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव, यानी धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। लोड पावर फैक्टर धनात्मक होगा। अगर लोड पावर फैक्टर लैगिंग है तो वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक होगा। और अगर लोड का पावर फैक्टर लीडिंग है, भार का शक्ति गुणांक कैसा है? लीडिंग है, तो वोल्टेज रेगुलेशन उस केस में ऋणात्मक हो सकता है। मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है इस केस में। लीडिंग के केस में धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों, बट नेगेटिव हो सकता है इस केस में। अगर लोड का पावर फैक्टर लीडिंग है तो वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है इस केस में, और जीरो भी हो सकता है। पर ऋणात्मक हमने लिख दिया और इसमें धनात्मक मान लीजिए। तो आपसे क्या पूछा है कि वोल्टेज रेगुलेशन एक सिंक्रोनस जनरेटर का नेगेटिव कब होगा? जब लोड का पावर फैक्टर कैसा हो? लीड हो। तो लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग, डी ऑप्शन। लोड पावर फैक्टर इज लीडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? और अगला सवाल ये है, आप बताइए, एक प्रत्यावर्तक के तुल्यकालिक प्रतिघात को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? फॉर एन अल्टरनेटर व्हाट इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस? व्हाट इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस फॉर एन अल्टरनेटर? व्हाट इज सिंक्रोनस रिएक्टेंस फॉर एन अल्टरनेटर? चार ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर बताना। आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन देखो। पहला ऑप्शन है आई, लघुपथित पर फेज, यानी जो करंट है पर फेज करंट है और शॉर्ट सर्किट वाली करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट पर फेज, अपान वोल्टेज खुला पतित पर फेज, यानी वोल्टेज जो है वो भी पर फेज है लेकिन ओपन सर्किट वाला है। दूसरा वोल्टेज पर फेज, वो खुला पतित मतलब ओपन सर्किट, अपान करंट लघुपतित मतलब शॉर्ट सर्किट, तो करंट है पर फेज ही है और शॉर्ट सर्किट वाली है। धारा लघुपतित पर फेज इंटू वोल्टेज खुलापतित पर फेज, ये है। धारा करंट ले लो पर फेज और कौन सी वाली? शॉर्ट सर्किट वाली, इंटू वोल्टेज ले लो कौन सा? खुलापतित और पर फेज और ओपन सर्किट। और तीसरा वोल्टेज ले लो खुलापतित यानी वोल्टेज पर फेज ले लो और ओपन सर्किट वाला ले लो, इनटू प्लस करंट ले लो पर फेज शॉर्ट सर्किट वाली। आपको बताना है क्या होगा। तुल्यकालिक प्रतिघात को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो मैं आपको बताता हूं, जो तुल्यकालिक प्रतिघात या सिंक्रोनस रिएक्टेंस वो एक अल्टरनेटर के लिए कैसे हो सकता है? एक अल्टरनेटर के लिए कैसे हो सकता है? देखो,
डायग्राम क्या बनाए, यहीं से दिखा देते हैं, करा देते हैं किसी और डायग्राम से। आप अगर सिंक्रोनस रिएक्टेंस निकालना चाहते हो, जैसे इसके लिए सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या होगा, सिंक्रोनस रिएक्टेंस को अगर हम एक्सेस बोलें तो रिएक्टेंस क्या होता है, V अपान आई। कोई भी रिएक्टेंस होगा वो क्या होता है, V अपान आई, यही तो होता है रिएक्टेंस। चाहे रेजिस्टेंस हो वो भी V अपान आई होता है, रिएक्टेंस V अपान आई होता है, इंपीडेंस भी V अपान आई होता है, प्रतिघात है ये V अपान आई। लेकिन जो वोल्टेज लेते हैं वो ओपन सर्किट वाला वोल्टेज लेते हैं, मतलब इसके टर्मिनल को ओपन रखो, इसके टर्मिनल को क्या रखो, ओपन, इसको ओपन रखना, कुछ लोड मत लगाओ, यहाँ कोई लोड मत लगा देना, कोई लोड नहीं कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा है, इसको ओपन रखो, क्या रखो, इसको ओपन, और फिर वोल्टेज लो, तो ओपन सर्किट वोल्टेज लेंगे, और पर फेज, एक फेज का ही लेंगे, एक फेज का ओपन सर्किट वोल्टेज अपान शॉर्ट सर्किट करंट लेंगे, इसको शॉर्ट कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, कोई लोड नहीं लगे, शॉर्ट कर दीजिए, और फिर देखिए करंट कितनी फ्लो हुई है, SC, शॉर्ट कर दीजिए और देखिए शॉर्ट करने पर करंट कितनी आ रही है, SC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। ओपन सर्किट वोल्टेज लीजिए, शॉर्ट सर्किट करंट लीजिए, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट। तो वोल्टेज क्या लो, ओपन सर्किट, जिसको खुला रखो, पूरा टर्मिनल को ओपन कर दो, फिर जो वोल्टेज आएगा इसके बीच का ये वहां पे, और शॉर्ट सर्किट वाली करंट, करंट शॉर्ट सर्किट, यानी इसको शॉर्ट कर दो, लोड भी लगा तो उसको एक सीधे बार से जोड़ दो, तो ओपन सर्किट वाला वोल्टेज शॉर्ट सर्किट वाली करंट का जो रेशियो होगा वो सिंक्रोनस रिएक्टेंस होता है। पर फेज का तो होगा, एक एक फेज के लिए, इस फेज के लिए ऐसे, इस फेज के लिए ऐसे, इस फेज के लिए, एक एक फेज की बात करेंगे, पर फेज। ठीक है, तो जो आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस आएगा एक्सेस, यही आएगा पर फेज वोल्टेज ओपन सर्किट वाला अपान पर फेज की करंट लेकिन शॉर्ट सर्किट वाली, SC मतलब शॉर्ट सर्किट, OC मतलब ओपन सर्किट। तो क्या होगा, ऊपर वोल्टेज रहेगा खुला पतित वाला और नीचे करंट रहेगी लघु पतित वाली, बी ऑप्शन। ऊपर वोल्टेज नीचे करंट, वोल्टेज क्या है खुला पतित वाला, खुला पतित वाला ओपन सर्किट वाला, करंट क्या है शॉर्ट सर्किट वाली, PH मतलब पर फेज, तो बी ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, तो आज की कहानी इतनी रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं जो सवाल आपको समझाए गए वो समझ में आए होंगे। आज सबको समझ में आया नहीं, जो सवाल समझ में कराए गए सबको समझ में आए, तो आज की कहानी इतनी रहने देते हैं, बाकी इसके आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।